हेलो एवरीवन, नमस्ते, सुस्वागतम, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। तो दोस्तों 29 तारीख को आप जा रहे हैं आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम देने। तो एग्जाम हॉल में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, कुछ टिप्स हैं, एक तरीके से लास्ट मिनट टिप्स आप इनको कह सकते हो, सुनकर जाइए। ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाला है, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं ज्यादा बातें अदरवाइज नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे की बात करता हूं। देखो दोस्तों, आरआरबी पीओ मेंस की अगर बात करें तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आप सबको पता है कि आपके पास क्वांट है, आपके पास रीजनिंग है, आपके पास जनरल अवेयरनेस है, आपके पास हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक जो आप ऑप्ट करोगे, ये सब्जेक्ट है। और अगला आपके पास कंप्यूटर है। जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं ना, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हो स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, तो वो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है इन दोनों सब्जेक्ट में, क्योंकि ये आपका पेपर बनाने का भी काम करेंगे और ये आपका पेपर बिगाड़ने का भी काम करेंगे। बात करूंगा अगर मैं जनरल अवेयरनेस हिंदी या इंग्लिश या फिर कंप्यूटर की, तो जनरल अवेयरनेस हिंदी इंग्लिश इन तीनों में हमें कोई खास रणनीति नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी? क्योंकि यहां पे आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, यहां पे आपको कुछ सॉल्व नहीं करना। यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे, आता होगा तो आंसर टिक करोगे, नहीं आता होगा तो क्या करोगे? आप कहोगे सर हटाइए, छोड़िए इसको। तो यानी कि जो मुद्दे की बात करनी है वो मुद्दे की बात करनी है एक तो मैथ पे, और दूसरी जो मुद्दे की बात करनी है वो मुद्दे की बात करनी है दोस्तों हमारी किस पे? रीजनिंग पे। अब ध्यान से एक एक करके दोनों सब्जेक्ट के बारे में सुनिएगा। देखो, हम ये जानते हैं कि हमारे पास मैथ और रीजनिंग दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 40। और समय जो आपको दिया जा रहा है वो समय दिया जा रहा है केवल और केवल 30 मिनट का। 40 क्वेश्चन 30 मिनट मैथ में भी, और 40 क्वेश्चन 30 मिनट ये रीजनिंग में भी। ये आपको बेहतरीन तरीके से पता है। देखो दोस्तों, अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, कि मैथ में आपको पेपर में क्या क्या देखने को मिलता है। अगर मैं स्पीड मैथ की बात करूं तो आपको अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिल जाता है, अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक देखने को मिल जाती है, और क्वाड्रेटिक के अलावा नंबर सीरीज जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। ये जो तीन चीजें हैं दोस्तों, ये आपको स्पीड मैथ के सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों की तीनों चीजें आपको देखने को मिले, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि आपको ये मिले ही, ये भी जरूरी नहीं है। बट अभी तक जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा, उस पैटर्न के बेसिस पे कहा जा सकता है कि ये आपको देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो और क्या आपको देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा डेटा सफिशिएंसी, आपको देखने को मिलेगा Q1 एंड Q2, और आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट अरिथमेटिक। लास्ट में सीधे डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। क्या इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो आपकी बच रही हो? DS Q1 Q2 के अंदर ये आपका नंबर सिस्टम अलजेब्रा आ सकता है, या फिर नंबर सिस्टम अलजेब्रा डायरेक्ट नहीं आएगा तो हो सकता है DI के अंदर इस्तेमाल हो जाए, अरिथमेटिक के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। केवल इतना ही सेक्शन है दोस्तों आपके क्वांट का। अब अगर मैं वेटेज की बात करूं तो वेटेज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखो, अप्रोक्सीमेट 18 से 20 क्वेश्चन तो आपके ये हो जाएंगे DI वाले, 18 से 20 क्वेश्चन ये हो जाएंगे आपके DI वाले। इसके बाद दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आपके अरिथमेटिक Q1 Q2 और DS के हो जाएंगे, और 6 से 8 क्वेश्चन जो है ये आपको दोस्तों स्पीड मैथ से देखने को मिल सकते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपको करना क्या है, कल एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो किस रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं, और उस रणनीति का नाम है स्किप स्ट्रेटजी। ये जो आपकी स्किप स्ट्रेटजी है ना भाई, जिसने इसको बेहतर तरीके से फॉलो कर लिया पेपर उसका बन जाएगा, और अगर आपकी स्किप स्ट्रेटजी फेल हुई तो भाई साहब पेपर आपका बिगड़ जाएगा। अभी मैं केवल किसकी बात करने जा रहा हूं? मैं केवल मैथ की बात करने जा रहा हूं। मैथ का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों, और रीजनिंग का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो आपको उलझाने की पूरी ताकत रखता है। और ये आप उलझ कब जाओगे? उलझ आप तब जाओगे जब आप यहां पे एक गलत क्वेश्चन जो है वो पिक कर लोगे। अगर आपने गलत क्वेश्चन पिक किया तो तुरंत आप इस बात को समझ जाइए कि आप जो है उलझने वाले हो।
तो उसके लिए हम फॉलो करने वाले हैं स्किप स्ट्रेटजी। क्या कहती है ये स्किप स्ट्रेटजी, ध्यान से सुनो। ये कहती है कि जैसे ही आपका ये मैथ का सेक्शन ओपन होगा तो इस मैथ के सेक्शन में आपकी एक प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए कि क्या पहले करना है और क्या बाद में करना है। एक स्किप स्ट्रेटजी का पहला नंबर पॉइंट क्या कहता है? पहला नंबर पॉइंट कहता है डोंट स्टार्ट विद डीआई। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, डीआई से आपको स्टार्टिंग नहीं करनी। आपके सामने कितनी लॉलीपॉप डीआई क्यों ना आए, होल्ड करके रखना, तसल्ली रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। डीआई से आपको स्टार्ट नहीं करनी है। देखने में आपको भले ना लगे यार ये तो बहुत आसान डीआई है, 5 नंबर मिल जाएंगे, पेशेंस रखना। डीआई से स्टार्ट नहीं करना, डीआई से स्टार्ट नहीं करना है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो जितनी आपकी ग्राफ बेस्ड डीआई होती है, जितनी आपकी ग्राफ बेस्ड डीआई होती है, आप सब जानते हो कि अमूमन सब में 5 क्वेश्चन होते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि मेंस के एग्जाम में 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी होते हैं, क्योंकि इसी में आपको मिनी कैसलेट भी मिल जाएंगी। इसी डीआई के अंदर आपको मिनी कैसलेट भी मिल जाएंगी, और जो मिनी कैसलेट आपको मिलेंगी, मिनी कैसलेट के अंदर 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग क्या बताते हैं, मैक्सिमम लोग ये बताते हैं कि साइड में वो पैनल जहां पे आपकी क्वेश्चन की नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10, और जिसको आप अटेम्प्ट कर लेते हो वो आपका ग्रीन हो जाता है, जिसको आप अटेम्प्ट नहीं करते हो वो आपका रेड हो जाता है, और मार्क फॉर रिव्यू पर्पल हो जाता है। आपने क्या करना है, सपोज दैट पहला क्वेश्चन आपका डीआई का है, तो पहले क्वेश्चन के बाद अगर आप बार बार सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा जाएगा। पहले के बाद आपको डायरेक्ट कहां जंप करना है? डायरेक्ट आपको चौथे पे जंप करना है, डायरेक्ट चौथे पे जंप करना है, और चौथे पे जंप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके 5वें पे जंप करना है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डीआई के अंदर के 3 क्वेश्चन थे, चौथा और 5वां क्वेश्चन जो है वो अप्रोक्सीमेशन का था, और आपने सोचा कि 5 क्वेश्चन रहे होंगे, आपने स्किप कर दिया और आप सीधे कहां जंप कर गए? 6वें क्वेश्चन पे। ये गलती आपको पहले नहीं करनी। अभी मैं ये बात पजल के अंदर भी आपको बताऊंगा। तो पहले तो ये गलती नहीं करनी है कि पहले से डायरेक्ट आप 6वें क्वेश्चन पे जंप कर रहे हो। नो, नेवर। पहले से डायरेक्ट 6वें पे जंप नहीं करोगे, पहले से जंप करना कहां? चौथे पे। इसलिए जंप कर लेना कि अगर चौथा क्वेश्चन आपका उसी डीआई का रहा होगा तो पता चल जाएगा, कुछ अलग रहा होगा तो पता चल जाएगा। तो डीआई आपकी जितनी भी होंगी, डीआई देखा नहीं, आपने क्या किया? स्किप कर दिया। डीआई के साथ साथ आपको स्टार्टिंग डीएस Q1 Q2 और अरिथमेटिक के साथ भी नहीं करनी है। सेकंड नंबर स्टेप आपका स्किप स्ट्रेटजी का करता है कि डोंट स्टार्ट विद मिसलेनियस। मिसलेनियस से भी आपको क्या करना है? स्टार्ट नहीं करना है। अब जब हमें डीआई भी स्टार्ट नहीं करनी, मिसलेनियस भी स्टार्ट नहीं करनी है, तो फिर आखिर स्टार्टिंग कहां से करनी है? भाई साहब ये आरआरबी पीओ है, यहां पे अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है स्टार्ट विद स्पीड मैथ। स्टार्ट विद वन लाइनर्स। आप चाहे इसको वन लाइनर्स कह लो या फिर आप कह सकते हो स्पीड मैथ। हमेशा आपको यहां से पेपर को स्टार्ट करना है। अब यहां से आप पेपर को स्टार्ट करोगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे 4 5 6 7 8, पहले आप क्या करोगे? उनको अटेम्प्ट करोगे। अब इस स्पीड मैथ को अटेम्प्ट करने के चक्कर में जब आप क्वेश्चंस की स्किपिंग कर रहे होंगे तो एक फायदा आपका और होगा, और वो फायदा ये होगा कि पूरे पेपर से आप गो थ्रू हो जाओगे, पूरे पेपर से। और आपको शुरुआत में ही ये पता चल जाएगा कि आपके 40 क्वेश्चंस में एग्जामिनर ने क्या पूछा है और क्या नहीं पूछा। बहुत लोग कहते हैं सर इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा स्किप करने में? 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। मैं कहता हूं 1 मिनट ले लो। 1 मिनट आपने ले लिया पूरे 40 क्वेश्चन से गो थ्रू होने में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको 4 टाइप की डीआई देखना है, तो 20 क्वेश्चन तो यही किनारे कर दो, और बच्चे 20 क्वेश्चन को देखने में कितना टाइम ले लोगे स्किप करने में? मैं कहता हूं 1 मिनट लगेगा, लेकिन वो 1 मिनट आपका पूरा पेपर बना देगा। तो एटलीस्ट एक बार पूरे पेपर से गो थ्रू हो जाना। लेकिन जब आप इस पेपर से गो थ्रू हो रहे होंगे तो एक बात का खास ख्याल रखना। देखो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो पहले पूरे पेपर से क्या होते हैं? गो थ्रू होते हैं।
उसके बाद वो मार्किंग कर लेते हैं, फिर आके वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको ये काम नहीं करता। आप जब स्किप कर रहे होंगे तो स्किप करते करते अगर आपको नंबर सीरीज, अगर आपको क्वाड्रेटिक या फिर आपको अप्रॉक्सीमेशन ऐसा कुछ दिखता है तो वहीं पे ठहर जाइएगा और फटाक से उसको सॉल्व करके आंसर सबमिट करके तब आगे बढ़िएगा। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते समय हमने क्या देखा, आगे बढ़ते समय हमने देखा कि भाई वापस से डीआई मिल गई, स्किप कर दो। और आगे बढ़े, आपने देखा Q1 Q2 मिला, अभी के लिए स्किप कर दो। तो पहला जो आपका पॉइंट है, स्टार्ट करना है वन लाइनर से। पेपर के साथ आपको गो थ्रू होना है। 40 के 40 क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि कहां से क्या पूछा गया है और कहां से क्या नहीं पूछा गया। इसके बाद दोस्तों, बीच में जब आप गो थ्रू हो रहे होंगे पेपर से, उस दौरान अगर आपको स्पीड मैथ का ये सेक्शन देखने को मिलता है तो उस क्वेश्चन को इंस्टेंट क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अब जब स्पीड मैथ हो जाता है तो अब हमारे पास आती है बारी किसकी, या तो इस सेक्शन की या तो इस सेक्शन की। जब आप पेपर से गो थ्रू हो रहे होते हैं तो आपको एक जनरल वे में आइडिया लग जाता है कि इन दोनों में इजीली डुएबल थिंग्स कौन सी हैं। ये डिसीजन आपका पर्सनल होना चाहिए। बच्चे टीचर से पूछते हैं कि सर हम पहले अरिथमेटिक करें या फिर हम पहले डीआई करें। ये आपको हमसे पूछना ही नहीं चाहिए, ये पर्सनल आपका डिसीजन होना चाहिए। आप मॉक दे रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। किसी को ऐसा लगता है कि मैं डीआई में बहुत स्ट्रांग हूं, मैं डीआई बेहतर बना लूंगा, तो कोई ऐसा है जिसको लगता है कि मैं डीआई में फंस जाता हूं बट मेरे से Q1 Q2 अरिथमेटिक डीएस बेहतर हो जाता है। तो आपको इन दोनों में जो बेहतर लगता हो, जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, वो पिक करिएगा। सपोज दैट आपको लगता है कि यार मेरा अरिथमेटिक इतना अच्छा नहीं है बट मेरा डीआई बहुत अच्छा है, यह आपको पता होगा, ये मुझे नहीं पता होगा, तो आप क्या करेंगे, आप डेटा इंटरप्रिटेशन उठा लेंगे। अब देखो एग्जामिनर जो है अगर 4 डीआई देगा तो 4 की 4 डुएबल नहीं देगा। मेंस का पेपर है, पीओ मेंस का, तो 4 की 4 डुएबल नहीं देगा। डुएबल इन द सेंस मैं किस वे में कह रहा हूं, डुएबल इन द सेंस मैं कह रहा हूं गिवन टाइम में डुएबल, क्योंकि समय हमारे पास 30 मिनट का ही है, समय तो ज्यादा है नहीं, समय तो 30 मिनट का ही है। तो वो आपको जो डीआई देगा उसमें कुछ डीआई ऐसी होंगी जो लेंदी होंगी, जो टाइम टेकन होंगी, तो वो जो टाइम टेकन डीआई है वो आपको स्किप करना है। अब ये इंफॉर्मेशन डीआई की कैसी है, ग्राफ कैसा है, ये देखकर आपको ही जज करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि ये वाली डीआई जो है वो टाइम टेकन लग रही है, इसको किनारे करो, ये वाली आसान है, इसको डन कर दो। अब मैं आपको एक जनरल वे में आइडिया देता हूं। सपोज दैट आपने यहां से 6 क्वेश्चन किए स्पीड मैथ के। मैं कहता हूं 6 क्वेश्चन करने में अगर आपने 4 मिनट भी लगा दिए, 4 मिनट मैंने बहुत दे दिए, 4 मिनट भी लगा दिए, 1 मिनट आपका पेपर से गो थ्रू होने में चला गया, 5 मिनट। अब आपके पास 25 मिनट मोटा मोटा बचे हुए हैं। इन 25 मिनट में आप 15 मिनट दीजिए यहां पे। अगर आपने यहां पे 15 मिनट भी दे दिया और 15 मिनट में आपने 2 डीआई बना ली, 2 डीआई बना ली, तो भाई साहब 10 क्वेश्चन तो आपने यहां से निकाल दिए। और जो 10 मिनट आपके पास बच रहे हैं वह 10 मिनट अगर आपने यहां दे दिए और 10 मिनट अगर आपने यहां दे दिए जिसमें आपका D1, Q1 Q2 अरिथमेटिक डीएस सारी चीजें गिवन है, मैं कहता हूं 10 मिनट में ज्यादा नहीं, तुम 6 क्वेश्चन अगर केवल कर दोगे, 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन ले लो, 10 6 16, 16 6 22, ये 22 नंबर अगर आपने, मतलब 22 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो इसका मतलब पेपर जो है वो आपका अच्छी डायरेक्शन की तरफ बढ़ चुका है। अब ये तो मैंने बहुत कम लिया है, जिनकी अरिथमेटिक स्किल अच्छी है वो 10 मिनट के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाएंगे, 8 से 9 क्वेश्चन बनाएंगे। जिनका डीआई में कमांड अच्छी है वो हो सकता है 15 मिनट में एक मिनी कैस्टलेट भी साथ में निपटा दें। तो ये तो वो है कि मतलब जब हमें कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, नॉर्मल हम चल रहे थे, एक सामान्य गति से हम चल रहे थे और हमने 20 से 22 क्वेश्चन बना लिए। यहां से जो आपका पेपर है वो एक अच्छी डायरेक्शन पे मूव कर जाएगा। और यहीं पे अगर आपने बूस्ट कर लिया 22 से, अगर आप इसको 25 से 26 कर ले गए, तब तो सोने पे सुहागा है भाई साहब, सोने पे सुहागा है। लेकिन ये आप कब कर पाओगे, ये आप तभी कर पाओगे जब आपका क्वेश्चन पिकिंग बेहतर होगा, किस क्वेश्चन को करना है किस क्वेश्चन को नहीं करना, ये स्किप स्ट्रेटजी जो है वो आपकी बेहतर होगी। आप तभी ये बेहतर कर पाओगे, वरना आप इसको बेहतर नहीं कर पाओगे।
तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखिए कि बहुत सामान्य गति से भी अगर आप चल रहे हो तो सामान्य गति से चलने पर भी आप आराम से 20 से 22 क्वेश्चन बना ले जाओगे, और 20 क्वेश्चन बना ले गए 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तो बात थी किसकी? मैथ की। यही सेम काम आपको कहां करके आना है? रीजनिंग के अंदर। अब रीजनिंग के अंदर देखो क्या है, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? रीजनिंग के अंदर दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक मिलेगा आपको मिसलेनियस, ठीक, और दूसरा आपको मिलेगा पजल। एक मिसलेनियस मिलेगा, दूसरा पजल मिलेगा, और तीसरा क्या मिलेगा? तीसरा आपको देखो मैं ऐसे ओरली आपको बता देता हूं या फिर लिख के देता हूं। कोडेड इनइक्वालिटी हो गई आपकी, ठीक, कोडेड इनइक्वालिटी आपकी हो गई, या फिर कोडेड आपका डायरेक्शन हो गया, या फिर कोडेड आपका ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर आपका मशीन इनपुट हो गया, आपका, या फिर इसके अलावा और आगे चलो तो मशीन इनपुट के अलावा और भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कोडेड सिलॉज हो गई जो कि पूछी नहीं जाती है। अमूनन जो है वो आरआरबी पीओ में ओनली केस पे ही एग्जामिनर क्या करता है? सिलॉजिज्म बनाता है। लेकिन एक बात बता रहा हूं कि मान लो ये आ जाएगा, 3 सेक्शन है, इन तीनों सेक्शंस के अगर मैं वेटेज की बात करूं तो दोस्तों तकरीबन 15 से 18 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस के मिलेंगे, और इस मिसलेनियस में आपका एलआर भी आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, 15 से 18 क्वेश्चन, और बाकी जो बचे हुए आपके 20 से 22 क्वेश्चन होंगे, वो 20 से 22 क्वेश्चन आपके होंगे किसके? पजल और इधर मिला के। अब दोस्त आपको ध्यान देना है, रीजनिंग की भी यही रणनीति कहती है, जैसे मैंने यहां कहा डोंट स्टार्ट विद डीआई, सिमिलरली डोंट स्टार्ट विद पजल। कितनी भी आसान इंफॉर्मेशन आपको क्यों ना लग रही हो, बट आप पजल से स्टार्ट नहीं करोगे। जहां कहीं भी पजल दिखे सीधे पहले पे हो तो चौथे पे जंप करना, क्योंकि पजल में भी कभी 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी 4 आते हैं, कभी 5 आते हैं। तो पहले से सीधे जंपिंग कहां होगी? पहले से सीधे जंपिंग होगी आपके चौथे क्वेश्चन पे। यह बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे भैया, जब पजल से स्टार्ट नहीं करना है, इधर कोडेड इक्वलिटी इनसे भी स्टार्ट नहीं करना है, सबसे पहले आपको मिसलेनियस पे काम करना है। मिसलेनियस में सिंगल क्वेश्चन मिल गए आपको, डायरेक्शन मिल गया, या फिर ब्लड रिलेशन मिल गया, या फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग मिल गई, या फिर आपको मतलब जितने मिसलेनियस वाले पार्ट है ये मिल गए, इनको पहले करना है। मुद्दा है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग से दोस्तों तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछता है। होता क्या है, लॉजिकल रीजनिंग में बहुत बार स्टेटमेंट के अंदर क्या बात कही जा रही है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फेरेंस, ये सारी चीजें यहां पूछी जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें स्टेटमेंट नहीं समझ में आता कि आखिर कहा क्या जा रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती आंसर लगाए पड़े हैं। लॉजिकल रीजनिंग करने का एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, बात एकदम क्लियर कट समझ में आ रही हो तभी आंसर टिक करो, नहीं स्किप करो, छोड़ो। जबरदस्ती निगेटिव क्यों कर रहे हो यार चीजों को? आपको लगता है बस फर्क के आंसर देना है, 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नहीं 1.25 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, और वो निगेटिव करके चला जाएगा। तो स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है, हटाओ इसको। 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे 101%, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। 2 से 3 क्वेश्चन तो श्योरली कर लोगे, 2 से 3 क्वेश्चन कर लोगे, नहीं सारे कर पाओगे तो 2 से 3 क्वेश्चन कर लोगे। उसके बाद 10 क्वेश्चन जो बचे हुए मिसलेनियस है, पहले इनको उड़ाओ। मैंने कहा 15 से 18 आएंगे, मैं 6 से 7 क्वेश्चन एलआर के निकाल देता हूं, इस मिसलेनियस को उड़ाना ही उड़ाना है। 10 क्वेश्चन यहां से, 2 से 3 यहां से। मैंने कहा 10 2 12, चलो 12 हटाओ, 10 ले लो, 10 ले लो तुम, कि तुमने इस सेक्शन से क्या किए, इस सेक्शन से तुमने 10 क्वेश्चन कर लिए। अब दोस्तों बचता क्या है? अब बचता है कोडेड इक्वलिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इसमें या फिर पजल में, इसमें आपकी चॉइस होगी कि आप किसमें ज्यादा प्रोफिशिएंट हो। आपको लगता है मेरी पजल बेहतर है, एक पजल बनाऊंगा, 5 क्वेश्चन डन कर लूंगा, पजल कर लो। और इस बचे हुए समय में अगर आपने 2 पजल बना ली, 2 पजल का मतलब समझ रहे हो, 10 क्वेश्चन यहां से बना लिए, आपको क्या लगता है समय खत्म हो जाएगा? कतई नहीं खत्म होगा, अभी भी आपके पास समय बचेगा। और अगर समय बचा तो आप 5 क्वेश्चन तो यहां से कहीं ना कहीं से उठा ही लोगे। मैं कहता हूं चलो यार, तुम 5 क्वेश्चन यहां से नहीं उठा पाए
तुम केवल 10 क्वेश्चन यहां से कर पाए, 10 यहां से कर पाए, 2-3 मैंने वो भी छोड़ दिया, 20 कर पाए। और अगर 20 क्वेश्चन तुमने मैथ से कर दिए, 20 क्वेश्चन तुमने रीजनिंग से कर लिए, तो 20 और 20 कितना हो गया दोस्तों? 40। पेपर आपका एक अच्छी डायरेक्शन पे जा चुका है। ये मैं उस स्टेज पे बता रहा हूं जब आप एकदम सामान्य चाल से चलोगे, इतना कर लोगे। 40 क्वेश्चन का मतलब पता है? 40 क्वेश्चन का मतलब है, यहां से आप खुद देखो, 40 इंटू 1.25 करोगे भाई साहब, आप 50 नंबर बना लोगे यहां से। अब 50 नंबर यहां से बना चुके हो, तुम्हारे पास अभी जीए है, हिंदी या इंग्लिश है और कंप्यूटर। अरे 20 नंबर की कंप्यूटर है, 10 नंबर बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? इतना तो मेहनत किए होगे ना कि 50% नंबर ले आओ। 50 नंबर 10 60 नंबर। एक मोटा मोटा आइडिया आपको दिखा रहा हूं कि पेपर बनेगा कैसे। 60 के बाद ज्यादा नहीं, अगर अंग्रेजी से 20 नंबर ले आए 80, यहां से अगर 20 नंबर ले आए 100, और 100 नंबर ले आए ना, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एग्जाम से पहले जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप ये पूछते हो किस सेक्शन में कितना अटेम्प्ट करके आए। मैंने यहां पे आपको एक जनरल वे में आइडिया दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 20 ही करना है। डोंट गो विद एनी नंबर, किसी नंबर के साथ आपको नहीं जाना है, आपको अपना बेस्ट देना है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि इसी सेक्शन से अगर आप इतना इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपका इतना स्कोर बन सकता है। कसम मत खा लेना कि इतना ही करना है, ये मैं एक जनरल वे में आइडिया दे रहा हूं। आपको किसी नंबर के साथ एग्जाम में नहीं जाना। आपको लगता है कि यार मेरा मैथ में 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, करके आओ ना। 27 हो रहा है, करके आओ ना। रीजनिंग में लग रहा है आपको 30 करके आएंगे, करके आओ। कौन रोका है? कोई नहीं रोका। तो किसी नंबर के साथ आप एग्जाम देने मत जाइए। डोंट गो विद एनी नंबर, किसी नंबर के साथ आपको एग्जाम देने नहीं जाना। आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में इस बात का ख्याल रखना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। तो दोस्तों, ये जो मैंने एक बात लिखी है ना, स्किप स्ट्रेटजी, ये अगर आपकी बेहतर रही मैथ एंड रीजनिंग में तो ये पूरा पेपर आपका बना देगी। लेकिन आपने अगर स्किप स्ट्रेटजी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, स्किप स्ट्रेटजी अगर आपकी काम नहीं करी, आपने स्किप नहीं किया, गलत क्वेश्चन पिक किया, उस पर उलझ के रह गए, तो पेपर बिगड़ सकता है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए जाइए, कल बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए। कल आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा दिन है। उसके बाद 6 अक्टूबर भी आपको क्या करना है, यही सारी रणनीति जो है वो फॉलो करनी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बढ़िया तरीके से एग्जाम देकर आइए, ठीक है। और आज रेस्ट करिएगा। रिवीजन करना है तो केवल करंट अफेयर्स और कंप्यूटर का करिएगा। आज मैथ और रीजनिंग को मत टच करिएगा। फिर कल जाके सीधे एग्जामिनेशन हॉल में फोड़ के आइएगा। फ्री वाला एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, बाकी नया वाला जो एडमिट कार्ड निकला है वो ले लीजिएगा। आईडी प्रूफ, ओरिजिनल फोटोग्राफ ले लीजिएगा, फोटोकॉपी उसकी ले लीजिएगा, 2-3 फोटो